कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसीटोएसिटिक एस्टर से भी बनाया जाता है। एसीटोएसिटिक एस्टर में एक सक्रिय मेथिलीन समूह होता है। जब इस एसीटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन किसी अल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाती है तो हम देखते हैं कि सक्रिय मेथिलीन समूह से Na समूह जुड़ जाता है और एक अल्कोहल का अणु मुक्त होता है। यह सक्रिय मेथिलीन समूह और सोडियम धातु की क्रिया पुनः एक दूसरे एसीटोएसिटिक एस्टर से कराते हैं तो हम देखते हैं कि सक्रिय मेथिलीन समूह द्वारा वह आपस में जुड़ जाते हैं और हमें अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक द्विक्षारीय कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं जो कि अम्लीय जल अपघटन के द्वारा बनते हैं। इस प्रकार एसीटोएसिटिक एस्टर में उपस्थित सक्रिय मेथिलीन समूह के उपयोग द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। द्विक्षारीय अम्लों पर ताप का प्रभाव। ब्लॉन्क का नियम। ब्लॉन्क के अनुसार 4 सदस्यीय व 5 सदस्यीय डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर H2O का निष्कासन हो जाता है और एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। परंतु उच्चतर डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर H2O के साथ CO2 का भी निष्कासन हो जाता है और चक्रीय कीटोन का निर्माण होता है। जैसा कि निम्न अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब भी हम द्विक्षारकीय अम्ल या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करते हैं तो हम जल का अणु बाहर निकलता है और एक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है और जल बनता है। परंतु यदि हम एडीपिक अम्ल को गर्म करें तो हम देखते हैं कि उसमें जल का अणु प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अणु बाहर निकलते हैं और साइक्लोपेंटेनॉन या कीटोन का निर्माण होता है। इसी प्रकार 5 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करने पर एक जल का अणु निकलता है और ग्लूटारिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अर्थात 5 या 5 से अधिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 2 द्विक्षारकीय कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल वालों को गर्म करने से उसमें से CO2 और H2O दो अणु का विलोपन होता है और साइक्लो कीटोन प्राप्त होते हैं। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं उन्हें असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। अर्थात ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक क्रियात्मक समूह COOH समूह होता है और कार्बन श्रृंखला में एक द्विबंध या त्रिबंध भी उपस्थित रहता है। इस प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इनको बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है। यदि हम हेलो एसिड या हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्षारीय के मनोफोर्स से क्रिया कराएं तो HX के विलोपन द्वारा हमें एक द्विबंध का निर्माण होता है और हमें एक असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्सिलिक अम्ल से यदि ऐसे क्रियाकारक समूह जिसमें एक COOH समूह और कार्बन श्रृंखला में OH समूह है तो हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो जल के अणु का विलोपन होकर एक द्विबंध का निर्माण होता है और हमें एक असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस प्रकार हम एक्रिलिक अम्ल और क्रोटोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नोवेजोल अभिक्रिया से। नोवेजोल अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यदि हम एस्टर की क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में तो हमें एक द्विबंध कार्बन श्रृंखला में प्राप्त होता है जिसको गर्म करने पर अल्कोहल के साथ एस्टर COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है और पुनः फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के क्रोटोनिक अम्ल बनाते हैं। इस प्रकार एक ये लंबी चेन अभिक्रिया है जिसमें नोवेजोल
अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक एस्टर की क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं और पुनः फिर एस्टर को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करके CO2 गैस का विलोपन करते हैं। पार्किन अभिक्रिया, यदि हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया सामान्य एल्डिहाइड से कराते हैं तो हम देखते हैं कि इस दोनों एल्डिहाइड आपस में संयुक्त होकर एक द्विबंध युक्त एल्डिहाइड बनाते हैं, जिनके ऑक्सीकरण के द्वारा हमें डबल बॉन्ड और COO समूह युक्त अर्थात असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। रिफ्रोमेटिस की अभिक्रिया, रिफ्रोमेटिस की अभिक्रिया में एक एल्डिहाइड की क्रिया एक ऐसे एस्टर से कराते हैं जिसमें एक हैलोजन कंपाउंड उपस्थित होता है, और जब इसकी अभिक्रिया जिंक धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो हम देखते हैं कि ZnBr बनता है और दोनों एल्डिहाइड और एस्टर समूह आपस में जुड़ जाते हैं और एक यौगिक का निर्माण होता है जिसमें एस्टर और एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, जिसके जल अपघटन कराने पर ZnBr का विलोपन होकर एक OH समूह जुड़ जाता है, जिसको गर्म करने पर OH समूह जल के रूप में मुक्त हो जाता है और एक डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। इस प्रकार श्रृंखला में एक असंतृप्त बंध आ जाता है और जो कि बाद में एस्टर को अपचयन द्वारा COO समूह में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक क्रोटोनिक अम्ल या असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार के असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं मार्कोनिक-कॉफ के नियम के विपरीत संपन्न होती हैं, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर पहले से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यदि हम असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जल से कराएं तो मार्कोनिक-कॉफ के विपरीत हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, अर्थात हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि को जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल पर सर्वप्रथम H+ आयन क्रिया करता है और H+ आयन क्रिया करता है तो कीटो समूह OH धनायन में परिवर्तित हो जाता है और OH धनायन में परिवर्तित होने से एक कार्बन पर 2 OH समूह आ जाते हैं और एक कार्बन पर धन आया जाता है, जो कि ब्रोमीन माइनस से क्रिया करता है और 2 OH समूह जो कि असंतृप्त एक ही कार्बन पर होते हैं इसलिए असंतृप्त होता है, अतः ये H+ आयन अपना इलेक्ट्रॉन देकर पृथक हो जाता है और इस प्रकार हमें एक बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। द्विबंध विस्थापन अभिक्रिया, जब बीटा गामा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो द्विबंध का विस्थापन हो जाता है और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ही द्विबंध विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि बीटा गामा डबल बॉन्ड उपस्थित होता है और ये एक असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कि क्षार से क्रिया करने पर हम देखते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड का विस्थापन अल्फा बीटा स्थिति पे हो जाता है और अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि के अध्ययन पर हम देखते हैं कि क्षार की उपस्थिति में अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन क्षार के साथ क्रिया करके जल के अणु का विलोपन करता है और कार्ब एनायन का निर्माण करता है। कार्ब एनायन अपने इलेक्ट्रॉनों को नियरेस्ट बंध कार्बन के बंध में देता है और कार्ब एनायन दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार एक डबल बॉन्ड का निर्माण होता है जो कि जल से क्रिया करके पुनः द्विबंध और एक असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। लेक्टोन का निर्माण, जब अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल को अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह लेक्टोन का निर्माण करता है। लेक्टोन एक चक्रीय यौगिक होता है। जब हम किसी असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हम देखते हैं
कि डी बंध पर H+ आयन क्रिया करके कार्ब धनायन का निर्माण करता है और COOH समूह में से OH अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस धन आयन कार्बन को देकर एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है और इसमें से पुनः एक H+ आयन विलोपन होकर गामा ब्यूटेरोलैक्टोन या एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है। इस प्रकार की इसकी क्रियाविधि का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जिसमें एक हेलो अम्ल होता है कि जब क्षार से क्रिया कराते हैं तो OH- आयन के कारण क्लोरीन या हेलो कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाते हैं और कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन COOH समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक चक्रीय या गामा इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। एसिटोएसिटिक एसिड या मेलानोइक अम्ल या साइनोएसिटिक एस्टर के संश्लेषण द्वारा ये यौगिक सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक होते हैं और उपयुक्त अभिकर्मकों की सहायता से इसमें कई प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हम एसिटोएसिटिक एस्टर की क्रिया किसी एल्कोक्सी क्षार के साथ कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है जल अपघटन द्वारा और कुछ निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनते हैं और एल्कोहल भी बनते हैं। इसी प्रकार साइनोएसिटिक अम्ल की क्रिया जब जल अपघटन कराते हैं तो साइनो कंपाउंड COOH में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त करते हैं और एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आंट स्टर्ड संश्लेषण इस विधि द्वारा एक निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल से उसका उच्चतर सजात बनाया जाता है। इस अभिक्रिया के क्रम में वोल्फ पुनर्विन्यास संपन्न होता है। जब भी हम एथेनोइक अम्ल की क्रिया SOCl2 से कराते हैं तो SOCl2 में से SO2 गैस बाहर निकलती है और क्लोरो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। क्लोरो कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया हम जब डायज़ोमीथेन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और हमें एक अधिक कार्बन वाला कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है जो कि एसिल कार्बन के पुनर्वितरण से वुल्फ से कीटीन यौगिक का निर्माण करता है और कीटीन यौगिकों के जल अपघटन के कारण पर हमें एक उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के जल अपघटन द्वारा जब भी हम किसी ट्राई हेलोजन यौगिक का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो हमें एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं और जल विलोपन करके फार्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार हम एनिलीन की किसी एरोमेटिक कंपाउंड की क्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं और क्लोरीन से में प्रतिस्थापी समूह जब मैथिल समूह होता है तो हम देखते हैं कि प्रतिस्थापी समूह के मैथिलीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर CCl3 बनाता है जो कि क्षारीय माध्यम में पुनः हाइड्रोक्साइड बनाता है और अस्थायी यौगिक के जल अपघटन द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के जल अपघटन द्वारा भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। बेयर वेलिगर ऑक्सीकरण पर अम्लों के साथ ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोनों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए जाते हैं। यदि हम एसीटोन और पर एसिड की रिएक्शन कराएं तो हम देखते हैं कि जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के हैलोजनीकरण द्वारा HVZ अभिक्रिया के विस्तृत व्याख्या के आधार पर हम देखते हैं कि जब भी हम मैलोनिक अम्ल से हैलोजनीकरण के बाद ऊष्मीय अपघटन कराने पर अल्फा हैलो अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि हम मैलोनिक एसिड की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हम देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ब्रोमीन द्वारा होता है। इसे गर्म करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है और हमें एक कम कार्बन का
कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार असंतृप्त अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्ल विहाइड्रोजनीकरण कराने पर बीटा गामा आदि हैलो अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल की क्रिया HBr से कराते हैं तो हम देखते हैं कि HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत दिशा में होता है। इस कारण यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता के कारण बीटा कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और अल्फा कार्बन पर प्रोटोनीकरण हो जाता है और हमें बीटा हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसमें HBr का योग मार्कोनिकॉफ के विपरीत दिशा में हुआ है। इसका कारण यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता के कारण बीटा कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और अल्फा कार्बन पर प्रोटोनीकरण होता है। असंतृप्त एल्डिहाइडों से असंतृप्त एल्डिहाइडों का हाइड्रोहेलोजनीकरण करके उसका ऑक्सीकरण करवाने से भी हैलो अम्लों को प्राप्त किया जाता है। यदि हम एक्रोलीन या असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया HCl से कराते हैं तो हम देखते हैं कि वह अभिक्रिया डबल बॉन्ड पर होती है और विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर हैलो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है, जो कि ऑक्सीकरण में परिवर्तित करने पर सी कार्बोनिल कंपाउंड COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है। हैलोजन परमाणु के प्रबल -I प्रभाव के कारण हैलो अम्लों की अम्ल सामर्थ्य से कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में उनकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हैलो अम्लों के अणु के प्रमुख दो भाग होते हैं, हैलो एल्किल समूह और कार्बोक्सिलिक समूह। अतः हैलो अम्लों के में दोनों के गुण पाए जाते हैं, हैलो एल्किल हैलाइडों के एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं। जब भी हम हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं देखते हैं तो उसमें दो तरह की हैं। पहली कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं यह एल्कोहलों के साथ एस्टर व PCl5 के साथ अम्ल क्लोराइड बनाती है। यदि हम इसकी क्रिया हैलो अम्लों की क्रिया अल्कोहल से कराएं शुष्क HCl में तो हम देखते हैं कि एस्टर का निर्माण क्लोरो एस्टर या हैलो एस्टर का बनता है और यदि PCl5 से कराते हैं तो POCl3 और एक हमें अम्ल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। यदि हम हैलो अम्ल की अभिक्रिया KI से कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हैलोजन का विनिमय होकर आयोडीन बनाते हैं। यदि AgNO2 के साथ हैलो की AgBr बाहर निकलता है और नाइट्रो यौगिक बनते हैं। यदि हम KCN से कराते हैं तो ब्रोमीन साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जो कि बाद में ऑक्सीकरण द्वारा COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार NH2 या अमोनिया की अधिक मात्रा लेने पर HBr का विलोपन होता है और अमीनो कंपाउंड बनते हैं। इस प्रकार हैलो अम्लों के क्षारों के साथ क्रिया करा के अल्फा बीटा असंतृप्त तथा बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल का मिश्रण बनाते हैं और यदि देर तक गर्म किया जाए तो बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल भी अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं।